हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आपको थर्ड ईयर के पेपर पश्चिमी संसार की वैज्ञानिक क्रांति या साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो 21 और 22 में मैं वैज्ञानिक क्रांति के कारण क्या थे, वैज्ञानिक क्रांति का अर्थ क्या था, किस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और कला, उद्योग और भौगोलिक ज्ञान का किस प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति को करने में योगदान रहा, इस बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने लियोनार्डो डा विंसी, निकोलस कोपरनिकस, जाइडिनी ब्रूनो, टाइको ब्राहा, जोहान्स केपलर और लास्ट में गैलीलियो गैलीली के बारे में भी आपको बताया है कि किस प्रकार से कोपरनिकस, ब्रूनो, गैलीलियो गैली इत्यादि ने उस काल में वैज्ञानिक क्रांति को करने में योगदान प्रदान किया। आज मैं आपको जिरोलामी फ्राकास्टोरो, विलियम हार्वे, वॉल हेलमार्ट, रॉबर्ट बायल, सर आइजैक न्यूटन, बेकन और देकार्ते, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इत्यादि के बारे में बतलाऊंगी कि किस प्रकार इन सभी के द्वारा किए गए कार्यों ने उस काल में अर्थात 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ाने में और वैज्ञानिक क्रांति को अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करने में अपना सहयोग प्रदान किया था। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगी जिरोलामो फ्राका स्टोरी। जिरोलामो फ्राका स्टोरी, इनका समय काल है 1474 से 1553 तक। सर्वप्रथम रोग निदान के क्षेत्र में प्रगति हुई। अभी तक ये माना जाता था कि रोगों का मुख्य कारण शरीर में विद्यमान विभिन्न रसों के अनुपात में कमी आ जाना है या विकृति पैदा हो जाना है, परंतु जिरोलामो फ्राका स्टोरो इटली के एक चिकित्सक थे जिन्होंने अपने प्रयोग और खोजों के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया कि रोगों की उत्पत्ति के लिए कुछ बाह्य कारण भी उत्तरदायी होते हैं। फ्राक स्टोरो ने उपदेश नामक रोग के निदान पर विशेष ख्याति अर्जित की। इसके पूर्व लोगों को इस रोग के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। फ्राका स्टोरो ने संक्रामक रोगों पर एक पुस्तक लिखी और बताया कि किस प्रकार से संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं। इससे आधुनिक जीवाणु विज्ञान के विकास में योगदान मिला। औषधि विज्ञान में फ्लेमिंग एड्रियस वैसालियस, ये भी एक चिकित्सक हुए हैं, फ्लेमिंग एड्रियस वैसालियस, जिनका समय काल है 1514 से 1564। इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये पहले व्यक्ति थे जिसने मानव शरीर के सूक्ष्म निरीक्षण के उपरांत शरीर रचना संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन किया था। उन्हें भी चर्च की अदालत में बुलाया गया था क्योंकि इनके सिद्धांत किसके विरुद्ध थे? चर्च के विरुद्ध थे या चर्च की मान्यताओं के विरुद्ध थे। नेक्स्ट हम देखेंगे विलियम हार्वे, जिनका समय काल है 1579 से 1657 तक। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और विलियम हार्वे ने ये पता लगाया कि हृदय रक्त की धमनियों के द्वारा सारे शरीर में फेंकता है। हृदय रक्त की धमनियों के द्वारा सारे शरीर में फेंकता है रक्त को। रक्त पूरे शरीर में किसके थ्रू जाता है? धमनियों के द्वारा। कौन फेंकता है? हृदय। और कैसे वापस आता है? शिराओं के द्वारा वापस हृदय में आता है। इस खोज के कारण ही रक्त चढ़ाने और हृदय और ग्रंथियों के रोगों की चिकित्सा संभव हो पाई थी। कोपरनिकस तथा फ्राका स्टोरो की भांति विलियम हार्वे ने इटली के पादुआ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। हार्वे ने भ्रूण की स्थिति का भी गहन अध्ययन किया था। हार्वे ने
अपनी खोजों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि मानव शरीर एक द्रव्य चलित मशीन के समान है और उसमें आत्मा नामक रहस्यमय वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इससे रूढ़िवादी धर्माधिकारियों को गहरा आघात लगा, क्योंकि अभी तक उनके समस्त विश्वासों का आधार ही आत्मा, परमात्मा और जीव की मुक्ति पर आधारित था। इससे प्रभावित होकर वैज्ञानिकों ने शरीर रचना के विभिन्न रहस्यों को पता लगाना शुरू कर दिया। तो विलियम हार्वे और जोरालामो फ्राकास्टोरो, फ्लेमिंग, एड्रियास वेसालियस आदि के द्वारा किए गए कार्यों से क्या चीज हुई? व्यक्ति प्रभावित हुए। कई वैज्ञानिकों ने अब शरीर रचना में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया और नए नए रहस्यों का पता लगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है वॉल हेलमाट और रॉबर्ट बायल। रसायन शास्त्र के थे ये। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 1630 में वॉल हेलमाट का सबसे बड़ा योगदान था कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस का निर्माण। उन्होंने यह सिद्ध किया ये गैस और हवा अलग अलग है। कोर्डस नामक वैज्ञानिक ने गंधक और अल्कोहल को मिलाकर ईथर का निर्माण किया। रॉबर्ट बॉयल, इनका समय है 1627 से 1691। इन्होंने गैसों के विस्तार क्षेत्र में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। रॉबर्ट बॉयल ने बताया कि गैसों का आयतन दबाव पर निर्भर करता है, अर्थात यदि दबाव बढ़ता है तो गैसों का आयतन कम होता जाता है और यदि दबाव घटता है तो गैसों का आयतन बढ़ता जाता है। बॉयल के सिद्धांत रसायन विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे, क्योंकि इसने एक विशुद्ध विज्ञान का रूप ले लिया। मध्यकाल में रसायन विज्ञान को कीमियागिरी कहा जाता था और इस विद्या का मुख्य ध्येय यह पता लगाना था कि अन्य धातुओं को सोने में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि गोल्ड हमेशा से एक बड़ी ही प्रीशियस धातु रहा है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है बेकन और देकार्ते। बेकन कहाँ के थे? बेकन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और रेने देकार्तेस या देकार्ते कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। तो बेकन और देकार्ते दोनों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बेकन ने अपने ग्रंथ नोवम आर्गेनम में वैज्ञानिक अध्ययन के सूत्र समझाए। उसने मध्यकालीन बाधाओं का उल्लेख करते हुए वैज्ञानिकों से अपील की कि वे परंपराओं और रूढ़ियों की तरफ ध्यान न देकर बुद्धि और तर्क का प्रयोग करें, सत्य को पहचानें तथा परखने के लिए बार बार प्रयोग करें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इस प्रकार बेकन ने प्रयोगों के विचार को लोकप्रिय बनाया। तो प्रयोग होने चाहिए, बार बार प्रयोग करो किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचो। प्रकृति के गुण रहस्य को जानने और प्रकृति के तत्वों को सही पहचानने के लिए बेकन ने वैज्ञानिकों को बार बार परीक्षण करने की सलाह दी कि बार बार इनको टेस्ट करो ताकि प्राकृतिक तत्वों की सही पहचान की जा सके। देकार्ते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक था। वह एक धर्म परायण व्यक्ति था, धर्म को मानता था, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उसने संदेह और तर्क पर बल दिया और रूढ़िवादी लोग उसके शत्रु हो गए। उसकी सबसे बड़ी खोज थी कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी उसने अरस्तु के कई विचारों का खंडन किया था। तो उस समय जो प्रचलित मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उन सभी का या जो जो तर्क और कसौटी पर सिद्ध होती जा रही थी, उनका विरोध इन वैज्ञानिकों, इन चिकित्सकों, इन फिलोसोफर्स ने, इन मैथमेटिशियन ने किया। बाद के वैज्ञानिकों में
तार तगलियो, जिनका समय काल था 1522 से 1563, इन विद्वान ने गणित के क्षेत्र में धन समीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केपलर ने शंकु संबंधी नियमों की खोज की। नेपियर ने प्रतिफलन और स्टेविंग ने दशमलव प्रणाली पर उस समय काम किया था, जिससे गणित के विकास में काफ़ी योगदान मिला। अब और इसके अलावा क्या क्या परिवर्तन हुए उस काल में, जिनसे कि वैज्ञानिक क्रांति को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो वैज्ञानिक क्रांति के नए नए अस्त्र शस्त्रों, यंत्रों, उपकरणों के निर्माण को गति प्रदान करने में इस वैज्ञानिक क्रांति का बड़ा योगदान रहा है। मध्य युग में यूरोप में चीन से बारूद लाया गया था। इससे युद्ध कला में धीरे धीरे सुधार आता गया और नए आग्नेय अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से युद्ध कला में क्रांतिकारी परिवर्तन आने लग गए। अब सामंतों के सुदृढ़ दुर्ग बालू के टीलों की भांति ध्वस्त होने लगे और इससे सामंती शक्ति धीरे धीरे निर्बल पड़ती गई। नौका परिवहन के क्षेत्र में वेनेशियन लोगों ने पहल की। उन्होंने बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया। मानचित्रों में भी काफ़ी सुधार किया गया। दिशा सूचक यंत्र और विस्तृत एस्ट्रोलैब क्या होता है? यह वह उपकरण है जिससे अक्षांश जाना जाता है। तो दिशा सूचक यंत्र और विकसित एस्ट्रोलैब का प्रयोग किया जाने लगा। इससे अब समुद्रों में दूर दूर तक, गहरे तक यात्रा करना संभव हो गया। अन्य नए उपकरणों में थर्मामीटर, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दीवाल घड़ी, एयर पंप आदि प्रमुख थे। इन उपकरणों की उपयोगिता के साथ साथ लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी व्यापक होता चला गया। 16वीं से 18वीं शती के मध्य विज्ञान के क्षेत्र में निरीक्षण करने, अन्वेषण करने, जांच करने और परीक्षण करने का जो दौर चला, उसमें हम देखते हैं कि पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ और लोग इसे वैज्ञानिक क्रांति कहने लगे। वैज्ञानिक क्रांति की सबसे बड़ी देन यह रही कि इसने प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्वासों को ध्वस्त कर दिया और विश्व के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान की गतिविधियों में एक तूफान सा आ गया और मानव जीवन से संबंधित अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन पर परिवर्तन हमें दिखाई देने पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण यह था कि पुराने युग के विद्वान एवं कलाकार राज्य के ऊपर आश्रित थे, राज्याश्रय पर निर्भर थे और स्वतंत्र रूप से काम करने के अवसरों से अक्सर वंचित रहते थे। परंतु जब इस युग में अर्थात 16वीं और 17वीं शताब्दी में विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार अब राज्याश्रय के स्थान पर स्वतंत्र साधनों के माध्यम से काम करने लगे, तो स्वयं की इच्छा शक्ति एवं ज्ञान विज्ञान की सहायता से नए नए अन्वेषण और प्रयोगों में जुटे रहे। उन्हें समृद्ध व्यापारियों, उद्योगपतियों, जमींदारों, वकीलों, डॉक्टरों आदि से पर्याप्त आर्थिक सुविधा और समर्थन मिलता रहा, जिसने कि उस काल में वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ाया, जांचने परखने की शक्ति को बढ़ाया। लोग अब प्रयोगों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करने लगे, तो समाज में एक तरीके से तर्क के आधार पर हर व्यक्ति हर चीज़ को परखा जाने लगा। तो एक तरीके से लोगों का जो एटीट्यूड था वो साइंटिफिक होने लगा। नेक्स्ट है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। 17वीं सदी के मध्य से विज्ञान अधिकाधिक संस्थाबद्ध होता चला गया। विद्वानों की अनौपचारिक बैठकें 1645 ईस्वी से आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना हुई और इसका या रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का विधिवत गठन
1662 ईस्वी में किया गया था। सोसाइटी की साप्ताहिक बैठकों में वैज्ञानिक, गणितज्ञ, व्यापारी, कुलीन और पादरी लोग भाग लेते थे। अपने प्रारंभिक दिनों में रॉयल सोसाइटी ने अपने क्रियाकलापों को बहुत हद तक बेकन के इस आदेश के अनुरूप ढाला कि ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए। इसका काम उस समय की वाणिज्यिक, विनिर्माण और कृषि संबंधी समस्याओं से संबद्ध तकनीकों को सोच निकालना और उनके लिए उपकरण बनाना था। हम देखते हैं कि इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना हुई तो फ्रांस भी पीछे नहीं रहा। फ्रांस ने भी अपनी एक सोसाइटी की स्थापना की। तो लुई 14वें के समय फ्रांस में 1666 में फ्रेंच रॉयल एकेडमी की स्थापना की गई। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार विज्ञान संस्थाबद्ध होता चला गया। कोई संस्था खगोल विज्ञान का केंद्र बन गई तो कोई प्रौद्योगिकी का। इन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं ने लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि को काफ़ी बढ़ावा दिया। चर्च ने भी अब विज्ञान के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। तो अब वैज्ञानिकों को भी पुराने समय के जैसे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का भय नहीं रहा था कि यदि वे कोई वैज्ञानिक आविष्कार करेंगे, खोजें करेंगे और उन्हें जनता के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और यदि वह चर्च के विरोध में हुई तो उन्हें दंड मिलेगा, जिंदा जला दिया जाएगा। इस तरीके की बातें अब नहीं होंगी। तो वैज्ञानिक अब खुले मन से स्वतंत्र रूप से अपना कार्य बिना किसी डर से करने लगे थे। नेक्स्ट है सर आइजैक न्यूटन। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। इनका समय है 1642 से 1727 तक। उपर्युक्त वैज्ञानिकों के सिद्धांतों और नियमों पर काम करने के बाद के वैज्ञानिकों ने प्रकृति के रहस्यों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम किया और यह काम 18वीं और आगे की सदी में भी चलता रहा। इस काल के वैज्ञानिकों में 18वीं शताब्दी के काल के वैज्ञानिकों में सर आइजैक न्यूटन सबसे प्रमुख हैं। ये एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और गणित में बड़े ही कुशाग्र थे और योग्य थे और 27 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्हें गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया था। भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं पर हम देखते हैं कि न्यूटन के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, परंतु न्यूटन का सबसे अधिक महान और सबसे अधिक प्रभावशाली योगदान गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था। जब ये युवा था तभी उसने ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि वह शक्ति जिसके द्वारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वो शक्ति कौन सी है? ये वही है जो छोड़ी गई वस्तुओं को नीचे गिराती है। परंतु उसने अपनी ये जानकारी संसार को काफ़ी देर बाद 1687 में दी और अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया या प्राकृतिक दर्शन के गणित संबंधी सिद्धांत में इस बात का जिक्र किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बाहर आया या जनता उससे अवगत हुई, विश्व के सम्मुख ये आया, तो वैज्ञानिक जगत में हलचल मच गई। न्यूटन ने प्रकृति के नियम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंतर्गत आकाशीय पिंडों की गति और पदार्थों के ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर गिरने की व्याख्या की। न्यूटन ने सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खिंचती है। पृथ्वी अन्य सभी ग्रहों को भी अपनी ओर खींचे रहती है। इस सिद्धांत का लोगों पर भारी प्रभाव पड़ा। लोगों को पता चल गया था कि हमारी पृथ्वी धर्मशास्त्रानुसार कोई देव योग का आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। न्यूटन ने प्रकाश किरणों के स्पेक्ट्रम के 6 रंगों में बँट जाने का भी अध्ययन किया। विज्ञान की प्रगति में न्यूटन का एक अन्य योगदान एक नई गणितीय प्रणाली की खोज है,
जिसके माध्यम से भौतिकीय सिद्धांतों को परिणामात्मक रूप में ऐसे कैलकुलेबल परिणामों में बदला जा सकता था जिनकी प्रेक्षण के द्वारा पुष्टि की जा सके। संक्षेप में न्यूटन ने गति के नियमों को भी उस समय प्रतिपादित किया। यदि हम गैलीलियो और न्यूटन के समय की तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि गैलीलियो के युग में वैज्ञानिक अलग थलग पड़े हुए थे, अपने सीमित साधनों और परीक्षण प्रणाली के आधार पर प्रकृति के रहस्यों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। चर्च और धर्मभीरू जनता का उन्हें किसी भी प्रकार का समर्थन और सहयोग प्राप्त नहीं था, क्योंकि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव था। परंतु जब न्यूटन का युग आया अर्थात 18वीं शताब्दी आई, तो हम देखते हैं कि न्यूटन के युग में जांच की वैज्ञानिक पद्धति विकसित हो चुकी थी। लोगों की मानसिकता में भारी बदलाव आ गया था। चर्च के उत्पीड़न का भय समाप्त हो गया था और व्यापारी और उद्योगपति वैज्ञानिकों को नई नई खोजों के लिए संरक्षण प्रदान करते थे, प्रोत्साहन देते थे। वैज्ञानिक लोग अब अलग अलग नहीं थे, बल्कि वे एक समाज का बड़ा ही रेपुटेड तबका था। कई देशों में कई सोसाइटीज़ की स्थापना हो गई थी और ये लोग अर्थात ये वैज्ञानिक लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। उनमें विचारों का आदान प्रदान होने लगा था। परिणाम स्वरूप विज्ञान की लोकप्रियता इस समय बढ़ने लगी और उसी के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी धीरे धीरे विकास होता गया। अब लोग सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी वैज्ञानिक तरीकों को ढूंढने लगे थे कि किस प्रकार से निरीक्षण करके, आकलन करके और प्रयोग की कसौटी पर उन्हें खरा उतार कर हम किसी सामाजिक समस्या को सुलझा सकते हैं। यूरोप में आधुनिक काल के आरंभ में वैज्ञानिक विकास क्यों संभव नहीं हो पाया? इस संबंध में विद्वान लोग इस बात से सहमत हैं कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार, व्यापार, वाणिज्य की जबरदस्त उन्नति और पूंजीवाद के विकास का इस वैज्ञानिक विकास के योगदान में महान योगदान रहा है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि विज्ञान की प्रगति स्वयं प्रेरित थी, जबकि कुछ के अनुसार यह प्रगति धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया से प्रेरित थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस तरह की कुछ परिस्थितियां पैदा होती हैं, जैसे कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार, नवीन भौगोलिक खोजें, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद का प्रसार, नवीन राष्ट्रीय राज्यों का उदय। इन सब चीज़ों ने हम देखते हैं कि लोगों की मानसिकता में एक बदलाव ला दिया और यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हो गई, जिसने आने वाले आधुनिक युग की एक आधारशिला स्थापित कर दी। थैंक यू वेरी मच।